चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, वैश्विक पण्य व्यापार का 80% से अधिक व्यापार मोस्ट फेवर्ड नेशन आधार पर होता है। तो विश्व व्यापार संगठन ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि 1990 के दशक के बाद से अधिमान्य व्यापार समझौतों के बढ़ने के बावजूद MFN सिद्धांत ने अपने महत्व को बरकरार रखा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन के विषय में जानते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई देश सामान्यतः अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। सरल शब्दों में, यदि कोई देश किसी अन्य देश को विशेष लाभ देता है तो उसे अन्य सभी WTO सदस्यों के लिए भी ऐसा ही प्रावधान करना होगा। यह सिद्धांत मुख्य रूप से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994 के अनुच्छेद 1 में अंतर्निहित है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते यानी ट्रिप्स में भी MFN को प्राथमिकता दी गई है। कार्यान्वयन के लिए तंत्र, तो WTO के सदस्य देश स्वचालित रूप से एक दूसरे को MFN का दर्जा प्रदान करेंगे जब तक कि वे अपने समझौते में या WTO को अधिसूचित प्रतिबद्धताओं की अनुसूची के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपवाद नहीं बताते हैं। भारत ने कई देशों को MFN का दर्जा दिया है। MFN के लिए अपवाद देखते हैं तो व्यापार समझौते, इसमें क्षेत्रीय व्यापार समझौते और अधिमान्य व्यापार व्यवस्थाएं शामिल हैं, जैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौता। सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली योजना, तो इसके तहत विकसित देश विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर अधिमान्य टैरिफ उपचार की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य है एंटी डंपिंग शुल्क और काउंटर वैलिंग शुल्क आदि। महत्वपूर्ण शब्दावलियां, तो एंटी डंपिंग शुल्क, ये वे अतिरिक्त शुल्क हैं जिन्हें सरकार द्वारा अन्य देशों से आयातित उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें व्यापार के सामान्य क्रम में आयात के दौरान कीमत से कम कीमत पर आयात किए जाने वाले बाजार में बेचा जाता है। काउंटर वेलिंग शुल्क, तो ये आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क हैं। ये शुल्क WTO के सदस्य तब लगा सकते हैं जब सब्सिडी वाले आयातों से उनके घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचता हो। ठीक है, अब बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत के 10 वर्ष पूरे हुए। तो केंद्र सरकार के अनुसार नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। गौरतलब है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हुई थी। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में लड़कियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इस योजना के विषय में जानते हैं, यह भारत सरकार की एक लघु बचत योजना है, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा और विवाह संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। कार्यान्वयन मंत्रालय है इसका केंद्रीय वित्त मंत्रालय। खाता खोलने के लिए पात्रताएं, तो किसी भी लड़की के नाम से उसकी 10 साल की आयु तक सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। खाता डाकघर या वाणिज्यिक बैंकों में खोला जा सकता है। प्रत्येक लड़की के नाम पर केवल एक सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। एक माता पिता केवल 2 लड़कियों के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। जमा की जाने वाली राशि है न्यूनतम 250 रुपये और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इसमें खाते का प्रबंधन, जब तक लड़की 18 वर्ष तक नहीं हो जाती है तब तक खाता अभिभावक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जमा राशि पर दे ब्याज, तो वर्तमान में ब्याज दर है 8.2%। जमा राशि की निकासी, तो उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य से 18 वर्ष की आयु में 50% धनराशि निकालने की अनुमति है। यदि 18 वर्ष की आयु के बाद लड़की की शादी होती है तो खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। मैच्योरिटी, तो खाता खोलने की तारीख से 21 वर्षों के बाद सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योर हो जाता है। और सुकन्या समृद्धि की मुख्य उपलब्धियां हैं, कई गांवों में 10 साल तक की सभी पात्र लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। इन गांवों को पूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। तो यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे जारी किया। यह रिपोर्ट भारत को विकासशील देशों में पहला ऐसा देश बनाती है जिसने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के फ्रेमवर्क का डिजिटल अर्थव्यवस्था के नवीनतम आकार का आकलन करने के लिए उपयोग किया है। वैसे इस रिपोर्ट में OECD अप्रोच के अलावा कुछ अन्य पहलुओं को भी शामिल किया गया है, जैसे कि इसमें व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा जैसे पारंपरिक उद्योग और शिक्षा की डिजिटल अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति, डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में भारत की राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया था, जबकि 24-25 तक इससे बढ़कर 13.42 तक होने का अनुमान है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलाइज्ड देश है। इसके प्रमुख क्षेत्र और घटक देखते हैं। तो डिजिटल रूप से सक्षम उद्योग, इनमें सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सेवाएं, दूरसंचार आदि शामिल हैं। देश की सकल मूल्यवर्धन में इनका 7.83% का महत्वपूर्ण योगदान है।
बिग टेक कंपनियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे नए डिजिटल उद्योग, पारंपरिक क्षेत्रों के डिजिटलीकरण ने राष्ट्रीय जीवीए में अतिरिक्त 2% का योगदान दिया है। रोजगार के अवसर तो डिजिटल क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2022-23 में 14.67 मिलियन यानी 1.46 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया था, जो देश के कुल कार्यबल का 2.55% है। अनुमानित वृद्धि तो वित्त वर्ष 2029 से 30 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय आय में लगभग 20% यानी 1/5 हिस्सा का योगदान देने का अनुमान है। इस तरह यह कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों से आगे निकल जाएगी। रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें जानते हैं तो सभी लोगों तक उच्च गुणवत्ता वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचने की आवश्यकता है। डेटा की कमी को दूर करने के लिए नए डेटा को संग्रहित और एकत्रित करके सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के मुख्य संचालक। तो सरकारी पहलें जैसे डिजिटल इंडिया, अवसंरचना विकास जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, ई कॉमर्स का उदय जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम की समृद्धि जैसे स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं। सीबीडीटी ने दोहरे कराधान परिहार समझौतों के तहत प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। तो हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारत के दोहरे कराधान परिहार समझौतों के तहत प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट के उपयोग पर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों का उद्देश्य कर चोरी करना है। नए दिशा निर्देश भारत साइप्रस DTAA, भारत मॉरिशस DTAA और भारत सिंगापुर DTAA के तहत कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान करते हैं। ये दिशा निर्देश कर एजेंसियों को पूरक मार्गदर्शन के लिए बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान 6 के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र मॉडल टैक्स कन्वेंशन की मदद लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हालांकि इनका उपयोग भारत की शर्तों के तहत किया जाना चाहिए। BEPS एक्शन प्लान 6 में DTAA प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए ट्रीटी शॉपिंग की गतिविधियों को रोकने से संबंधित उपाय किए गए हैं। देखते हैं ट्रीटी शॉपिंग क्या है। तो यदि कोई देश DTAA में शामिल न हो लेकिन वहां की कोई कंपनी या रेजिडेंट इस समझौते का दुरुपयोग करते हुए निवेश के माध्यम से टैक्स से बचने का प्रयास करती है या करता है तो उसे ट्रीटी शॉपिंग कहते हैं। प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट क्या है? तो यह टैक्स पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कर संधियों के दुरुपयोग को रोकना है। यह बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने हेतु कर संधि से संबंधित प्रावधानों को लागू करने वाले बहुपक्षीय कन्वेंशन के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह कन्वेंशन 1 अक्टूबर 2019 को भारत के लिए लागू हुआ था। इस कन्वेंशन ने कुछ देशों के साथ भारत के दोहरे कराधान परिहार समझौतों को भी संशोधित किया है। BEPS फ्रेमवर्क के तहत प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट इस तथ्य का परीक्षण करता है कि क्या कोई बिजनेस अरेंजमेंट वास्तव में वाणिज्यिक उद्देश्य वाला है या उसका उद्देश्य करों से बचना है। ठीक है, देखते हैं दोहरा कराधान परिहार समझौता DTAA क्या है। तो DTAA दो देशों या राज्य क्षेत्रों के बीच एक समझौता या संधि है। इसका उद्देश्य दो अलग अलग देशों या राज्य क्षेत्रों में एक ही संपत्ति पर दोहरे कराधान यानी दो जगह कर लगाने से बचना है। DTAA का प्राथमिक उद्देश्य समझौते में शामिल प्रत्येक देश के कर अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके करदाताओं पर कर का बोझ कम करना है। ऐसे समझौते से विदेशी व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। DTAA के मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होते हैं। समझौते में शामिल देशों के बीच कर संग्रह अधिकारों का आवंटन, कर दरें निर्धारित करना, कर लगाने वसूलने वाली एजेंसियों के बीच कर संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान आदि। ठीक है, बात करते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेतक टैग का लक्ष्य रखा। तो मंत्रालय ने 605 GI टैग के मौजूदा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देखरेख के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। यह लक्ष्य एक समग्र सरकार दृष्टिकोण के माध्यम से हासिल किया जाएगा। भौगोलिक संकेतक के विषय में जानते हैं। यह एक ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। साथ ही इन उत्पादों की अपनी उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा भी होती है। कवरेज जो इसका उपयोग कृषिगत, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है 10 वर्ष और इसे नवीनीकृत भी किया जा सकता है। ठीक है, प्रासंगिकता इसकी यह किसी उत्पाद के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, निर्यात को बढ़ावा देता है, गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है आदि। विनियमन और मान्यता, तो वैश्विक स्तर की बात करें तो इसे औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। यह ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत भी शामिल है। भारत यह वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत विनियमित है। पंजीकरण तो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार द्वारा, नोडल विभाग और मंत्रालय इसका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, भारत में GI, तो पहला GI उत्पाद पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय। सर्वाधिक GI टैग, सबसे अधिक GI टैग उत्तर प्रदेश के पास है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है।
कुछ हालिया महत्वपूर्ण जीआई टैग है। असम का बोडो नार्जी यानी जूट के पत्तों से बना एक अर्ध किण्वित व्यंजन। फिर है तिरंगी बर्फी, उत्तर प्रदेश। रीसा टेक्सटाइल, त्रिपुरा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विस्तार को मंजूरी दी। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM 2013 में शुरू किया था। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सम्मिलित करके आरंभ किया गया था। इस मिशन के विषय में जानते हैं तो इसमें ऐसी न्यायसंगत, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना की गई है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी हो। NHM के घटक और शुरू की गई पहले तो प्रजनन, मात्र, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य है। इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शामिल है। संचारी रोग नियंत्रण तो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम और संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV, AIDS आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गैर संचारी रोग तो कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर की जांच एवं प्रबंधन का उपबंध किया गया है। अन्य शहरी स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम आदि। कार्यान्वयन देखते हैं इसका। तो इसका कार्यान्वयन केंद्र सरकार से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के जरिए राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। निधि साझाकरण तो केंद्र सरकार और राज्यों के 60:40 तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में है। ठीक है। NHM की प्रमुख उपलब्धियां तो 1990 के बाद मातृ मृत्यु दर में 83%, 2018 से 20 में 97 प्रति लाख की गिरावट आई है, जो 45% की वैश्विक गिरावट से अधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 75%, 2020 में 32 प्रति 1000 की कमी आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 60% है। रोग उन्मूलन और नियंत्रण तो कालाजार उन्मूलन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान में 97.98% का कवरेज हासिल किया गया है। ठीक है। ये बात की हमने NHM की प्रमुख उपलब्धियों के विषय में। अब देखते हैं अन्य सुर्खियां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रसार के लिए फ्रेमवर्क तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रसार के फ्रेमवर्क जारी किया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट के लिए निर्यात और सुरक्षा नियम लागू करना है। इस फ्रेमवर्क के तहत भारत द्वारा GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध भारत की कंप्यूटिंग क्षमता को सुरक्षित तरीके से होस्ट नहीं करने की स्थिति में लागू होंगे। AI प्रसार के लिए फ्रेमवर्क के विषय में जानते हैं तो यह फ्रेमवर्क उन्नत AI तकनीक के प्रसार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, ताकि इसके आर्थिक और सामाजिक लाभों को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों की रक्षा भी की जा सके। यह निम्नलिखित तो त्रिस्तरीय रणनीति पर आधारित है। तो विशेष छूट कुछ सहयोगी देशों और भागीदारों को AI तकनीक और GPU के निर्यात एवं पुनः निर्यात की अनुमति दी गई है। सप्लाई चेन में छूट तो उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात की अनुमति देने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में कुछ छूट दी गई है। आंशिक छूट तो सीमित मात्रा में कंप्यूटिंग संसाधनों के वैश्विक स्तर पर विनिमय की अनुमति दी गई है। हालांकि यह छूट उन देशों के लिए नहीं है जिन पर हथियारों की खरीद बिक्री के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करते हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की। तो इजरायल और हमास के बीच हालिया युद्ध विराम की शर्तों में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजरायल की वापसी का भी प्रावधान है। इसके विषय में जानते हैं तो इस कॉरिडोर को मूल रूप से 1979 की इजरायल मिस्र शांति संधि के तहत स्थापित किया गया था। यह गाजा मिस्र सीमा के साथ भूमि की एक संकरी पट्टी है, लगभग 14 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी है। यह कॉरिडोर दक्षिणी गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यह भूमध्य सागर से शुरू होकर इजरायल सीमा के साथ केरेम शालोम तक जाता है। 2005 में गाजा से इजरायली बस्तियों और सैनिकों की वापसी के बाद इसे विसैन्यकृत सीमा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कीलिंग कर्व। तो कीलिंग कर्व रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इसकी मुख्य वजह जंगलों में लगी आग और इंसानी गतिविधियां थी। इसके विषय में जानते हैं। समय के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की मात्रा दर्शाने वाला एक ग्राफ है। इसमें CO2 की मात्रा को पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। हवाई द्वीप स्थित मोना लोआ वेधशाला में 1958 से लगातार CO2 की मात्रा का मापन कार्य किया जा रहा है। इस कर्व का विकास चार्ल्स डेविड कीलिंग ने किया था। महत्व यह वैश्विक वायुमंडल में परिवर्तन के सबसे मुख्य संकेतकों में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट है जूट की फसल। तो कैबिनेट ने कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6% बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। जूट के विषय में देखते हैं तो जूट को भारत के स्वर्णिम रेशे के नाम से भी जाना जाता है। यह खरीफ फसल है। जलवायु दशाएं तो जूट के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें तापमान 15 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए।
जूट की खेती के लिए न्यूनतम 1000 मिमी वर्षा की आवश्यकता होती है। मृदा नदी घाटियों की मृदा या जलोढ़ या दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्य तो इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और ओडिशा शामिल है। भारत में उत्पादित कच्चे जूट का 50% से अधिक हिस्सा पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। साथ ही साल 2025 से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके विषय में जानते हैं। ये वर्ष यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य है इसका जलवायु की प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना तथा पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में परिवर्तन के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। दुनिया में 2,75,000 से अधिक ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर विश्व में 70% ताजे जल की आपूर्ति के स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कवचम। तो केरल ने रियल टाइम में आपदा अलर्ट के लिए केरल चेतावनी संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली शुरू की। इसके विषय में जानते हैं। इसे केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया है। इसे राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत समर्थित किया गया है। यह खतरे का आकलन करेगा, अलर्ट जारी करेगा और खतरा आधारित एक्शन प्लान प्रदान करेगा। यह अत्यधिक वर्षा जैसी मौसम की चरम घटनाओं के लिए अपडेट जानकारी भी प्रदान करेगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। सायरन स्ट्रोब लाइट यूनिट्स का एक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से आपातकालीन संचालन केंद्र जुड़े हुए हैं। इसमें निर्णय समर्थन सॉफ्टवेयर और एक बड़ा डेटा सेंटर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोराइड। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नामित स्वास्थ्य मंत्री ने अमेरिका जल आपूर्ति में फ्लोराइड मिलाने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। फ्लोराइड जल, मृदा और हवा में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। दांतों में कैविटी और दांतों की सड़न को रोकने में सहायक होता है। साइड इफेक्ट इसके तो पेयजल और खाना पकाने के जल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा के कारण आमतौर पर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में फ्लोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा इसके संपर्क में आने से गर्भ में पल रहे भ्रूण शिशु और बच्चों के तंत्रिका तंत्र का विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। सेवन हेतु निर्धारित मानक। तो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार जल में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा 1 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन या 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। इसकी मात्रा जितनी कम होगी उतना बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोड्रोन। तो भारत यूरोड्रोन प्रोग्राम में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। यूरोड्रोन या यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम एक ट्विन टर्बोप्रोप मेल मानव रहित हवाई वाहन है। इसका उपयोग दीर्घकालिक मिशनों जैसे कि इंटेलिजेंस, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और टो समुद्री निगरानी आदि के लिए किया जा सकता है। यह 4 देशों की पहल है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन शामिल है। नेतृत्व तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है पंगसू दर्रा। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम पंगसू दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव संपन्न हुआ। यह भारत म्यांमार सीमा पर पटकाई पहाड़ी पर 3727 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका नाम म्यांमार के निकटवर्ती गांव पंगसो के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में शान जनजाति यानी अहोम द्वारा संपर्क किए गए आक्रमण का मार्ग यही था। ऐतिहासिक स्टीलवेल सड़क नामपोंग और पंगसो दर्रे से होकर म्यांमार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है मन्नान समुदाय। तो मन्नान समुदाय के राजा और केरल के एकमात्र आदिवासी राजा रमन राजमन्नान दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। मुख्यतः इडुक्की जिले के कुमिली पंचायत में निवास करता है। उनकी एक अनूठी बोली है जो तमिल और मलयालम का मिश्रण है। वे कुशल कृषक हैं जो विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में फसल उगाने में कुशल हैं। धर्म में मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं तथा शिव, विष्णु, भागवती और शास्त्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, तो मित्रों, हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।